नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी ने दिया हुआ गृह कार्य पूर्ण किया होगा। हाँ, पिछले भाग में हमने क्या देखा, इकाई 5, 6 और 7 का पुनरावर्तन किया हमने। और आज हम इकाई 8 के बारे में बात करेंगे। इकाई 8 भरत मिलाप, यह एक एकांकी है। यहाँ पर भरत और राम दो भाइयों के आपसी प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है। यह इकाई पढ़ते समय आपको भरत और राम दो भाइयों के प्रेम संबंध के बारे में पता चला। रामायण हमारा पौराणिक महाग्रंथ है और उसमें ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जो आप पढ़ना पसंद करेंगे, जैसे कि लंका दहन है, सीता हरण का प्रसंग है, शबरी और राम के मिलन का प्रसंग है, ऐसे ही एक नाविक केवट का प्रसंग है। कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने बुजुर्ग जो घर पर हैं, दादा दादी, उन सब से यह प्रसंग के बारे में सुनिए और ऐसे किताबों में भी पढ़िए। आजकल तो टीवी पर भी रामायण और महाभारत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखिए और ऐसे प्रसंगों को आपको याद करके पढ़कर या सुनकर अपनी कॉपी में आपका जो भी पसंदीदा प्रसंग रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। हाँ, एक बात और भी आप कर सकते हैं। अगर आप 2, 4 या 5 मित्रों को मिलाकर इस प्रसंग को यहाँ पर इस इकाई में एकांकी में संवाद दिए गए हैं, पता है ना आपको। हाँ, तो आप सब मित्रों को एक एक पात्र दे दीजिए और उस पात्र के संवाद याद कीजिए और उस संवाद का आप नाट्यीकरण भी अपने मोहल्ले में प्रदर्शित कर सकते हैं और इस तरह आपका प्रकल्प कार्य भी हो जाएगा। आपको प्रकल्प कार्य में यह प्रयत्न ज़रूर करना है। हाँ बच्चों, आप जब इस इकाई का अध्ययन कर रहे थे तब आपको पता है कि एक रैपर की प्रवृत्ति दी गई है, वो भी आपने ज़रूर की होगी। रैपर लगाकर अपनी कॉपी में जो जो प्रश्न दिए गए हैं उसके सभी उत्तर भी आपने लिख लिए होंगे। अच्छे से याद कीजिए और अपना गृह कार्य नहीं किया है तो अभी रैपर लगाकर उसके प्रश्नों के उत्तर देकर आप वह पूर्ण कीजिए। और आगे प्रश्न 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है। देखिए, उसमें 2 शब्द है, एक ही मात्रा वाला मैं और ऐ की मात्रा वाला मैं। आपको पता चला क्या है वो? चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, स्वाध्याय कार्य के अंतर्गत प्रश्न 2 में आपको नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर एक ही मात्रा वाला मैं है और यहाँ पर ऐ की मात्रा वाला मैं है। यह दोनों मैं में अंतर क्या है? ये मैं का मतलब होता है के अंदर, यानी कि किसी के अंदर, भीतर, ऐसा इसका मतलब होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण भी आपको देती हूँ कि तोता पिंजरे के अंदर है, तो तोता पिंजरे में है, तोता पिंजरे में है। यहाँ पर यह मैं की मात्रा लगेगी और ये मैं लगेगा। दूसरा उदाहरण, छात्रा कक्षा कक्ष में है, तो छात्र कक्षा कक्ष में है, यहाँ पर ये मैं की मात्रा लगेगी। और मैं स्ववाचक सर्वनाम है, ये कोई भी व्यक्ति अपने लिए प्रयुक्त करता है। जैसे कि मैं अहमदाबाद जाऊँगा, मैं आज बाज़ार गया था। और यह मैं का मतलब है स्ववाचक सर्वनाम, यानी कि खुद के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसी तरह आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं एक ही मात्रा वाला और ऐ की मात्रा वाला मैं, यहाँ पर आपको उचित शब्द लिखना है। चलिए एक कर लेते हैं। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? मुंह में, यानी कि मुंह के अंदर पानी आया। दूसरा देखते हैं, मैं
तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। यानी कि यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वह ए की मात्रा लगेगी। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, यानी यहाँ मैं खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसी तरह आपको पूरे वाक्य समझकर दोनों का प्रयोग करना है। चलो बच्चों, अब तीसरा प्रश्न जो है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है? हाँ, आपने तो कर लिया होगा शायद। यहाँ पर हम पुनरावर्तन करते हैं। चलिए, पशु और पक्षियों के नाम आपको अलग अलग लिखने हैं। यानी कि जल में रहने वाले मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं। थल पर रहने वाले, थल यानी कि मैदान और ज़मीन पर रहने वाले, और पेड़ों पर रहने वाले। आपको यह सूची अलग अलग बनानी है। हाँ, सोचकर बताइए मुझे नाम कि क्या जल में रहने वाला प्राणी आपको याद है? हाँ, मैं लिखती हूँ। चलो, मगरमच्छ, ठीक है। और थल पर रहने वाला बताइए। चलिए, हाँ, घोड़ा थल पर यानी कि ज़मीन पर रहता है। और पेड़ पर रहने वाले, अरे वाह, आपको तो अच्छे से याद है, तोता। तो इस तरह आपको सभी जल में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम की सूची बनानी है। याद कीजिए और सूची पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपने अभ्यास और स्वाध्याय कार्य तो अच्छे से पूर्ण कर लिया। अब भाषा सज्जता के अंतर्गत आपको एक नई संकल्पना देखनी है, और वो आप देखिए। यहाँ पर आपको एक अभ्यास कार्य दिया गया है। वहाँ पर आपको कुछ नाम लिखने हैं। आपने लिखे नाम? चलिए देखते हैं। इस अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है? कुछ नाम लिखने हैं, जैसे कि अपना नाम, अपने गांव या शहर का नाम लिखना है, अपने दोस्तों का नाम लिखना है, और किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखने हैं और पर्वतों के नाम लिखने हैं। आपने सब नाम याद करके लिख लिए ना? हाँ, तो ये सब आपने जो लिखा वह क्या है? नाम है। किसी न किसी का नाम है, या तो नदियों का है, या तो शहरों का है, या तो पर्वतों का है, कोई भी। और यहाँ पर जो बात की गई है वह है संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए हम संज्ञा के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आपने जो भी नाम लिखे हैं वो सब संज्ञा शब्द है। संज्ञा की हम व्याख्या करें तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम संज्ञा के 2 प्रकार सीखेंगे। पहले आप उदाहरण देखिए। आपने जो देखा अपनी कॉपी में लिखा, उसी तरह का ये उदाहरण है। मीना, राहुल, अहमदाबाद, भारत, गंगा और हिमालय, ये सभी नाम है। आगे देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पर कक्षा 5 में हम संज्ञा के 2 प्रकार देखेंगे। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम व्याख्या देखें तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो आपने उदाहरण लिखे वो सभी, राजन, गिरनार, राजकोट। यहाँ पर देखिए, राजन किसी व्यक्ति का नाम है, गिरनार एक पर्वत का नाम है, राजकोट एक शहर का नाम है। तो इसी तरह किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का अगर हम व्याख्यायित करें तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जाति का बोध होता है यहाँ। उदाहरण देखिए, देश, नदी, पर्वत, पक्षी, लड़का आदि। तो यहाँ देश एक पूरी जाति का बोध कराती है। देश कोई भी हो सकता है। अगर हम देश के आगे नाम लिखेंगे तो वह व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा। तो देश शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही नदी,
नदी कौन सा भी नाम ले लीजिए आप, अगर गंगा नदी ऐसा हम बोलेंगे तो ये गंगा शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर नदियों में बहुत पानी है तो यह नदी जो शब्द है यहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वैसे ही पर्वत, पक्षी, लड़का आदि। तो संज्ञा के दो प्रकार में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद आपको देखना है और आपके अभ्यास कार्य में जो अभ्यास 2 दिया गया है, उचित जोड़ बनाइए, वह आपको पूर्ण करना है। अभ्यास 2 के अंतर्गत आपको ऐसे ही उचित जोड़ बनानी है। यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, जैसे कि महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत। तो विचार कीजिए, अभी हमने सीखा कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और वो कौन सा प्रकार हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ पढ़िए, पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश, नदी, ये सब जाति का बोध कराते हैं। तो यह ब विभाग के अंतर्गत जो भी संज्ञा शब्द दिए गए हैं वह जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो अब आपको जोड़ बनानी है। देखिए, महेश है तो महेश एक लड़का है, तो लड़का एक जाति का बोध कराता है और उसमें नाम महेश यानी एक व्यक्ति का नाम है। इसी तरह हिमालय लेंगे तो हिमालय क्या है, पर्वत है। तो इस तरह आपको संज्ञा शब्द का जोड़ करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ उसकी जाति का जोड़ मिलाना है और इस तरह आपको यह अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इकाई 8 के सभी प्रवृत्तियों के बारे में हमने फिर से पुनरावर्तन किया और इकाई 8 के स्वाध्याय और अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और भाषा सज्जता अंतर्गत जो हमने सीखा संज्ञा, वह आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अगली कक्षा में आपको संज्ञा के और भी प्रकार सीखने हैं। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का ठीक से अभ्यास करें। अब हम पुनरावर्तन 2 पर आते हैं। पुनरावर्तन 2 पर आपको सभी इकाइयों का यानी कि 1 से लेकर 8 तक सभी इकाइयों का पुनरावर्तन करना है। इस 1 से लेकर 8 इकाइयों में जो जो भी नए संकल्पना आपने सीखी है उसका यहाँ पर पुनरावर्तन करना है। तो पुनरावर्तन 2 में पहले प्रश्न में आपको चित्र दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र के आधार पर आपको कहानी सुनानी है। आप चित्र देखकर तो भली भांति परिचित हो गए होंगे इस कहानी से। हाँ, यह टोपी वाला है और यहाँ पर सारे चित्र को देखकर आपको कहानी आगे बढ़ानी है और आपको वर्ग में ये कहानी सुनानी है। अब तक तो ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, है ना? हाँ, तो पहले अपने मित्र को भी सुनाइए। हाँ, प्रश्न 2 में आपको शब्दकोश का क्रम याद करना है। तो चलिए, पिछले भाग में हमने देखा था शब्दकोश का क्रम और विस्तार से उसके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर शब्दकोश का क्रम याद कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, पढ़िए उस शब्द को। जल, पलाश, कमल, तीर, तोता, ज्ञान, संजोग, अंबर, साहस और कंगन। इन सभी शब्दों के पहले वर्ण को याद कीजिए। हाँ, और अब आप शब्दकोश के क्रम को याद कीजिए। हाँ, शब्दकोश के क्रम में सबसे पहला स्वर से शुरू होने वाला शब्द आएगा। तो यहाँ पर स्वर से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है? अंबर। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार स्वर से शुरू होने वाला शब्द सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर अंबर शब्द पहले आएगा। अब और कोई स्वर से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, तो हम व्यंजन देखेंगे। तो व्यंजन का सभी वर्णों का आप मनन कीजिए। देखिए कौन सा शब्द
व्यंजन वर्ण से शुरू होता है जो अंबर के बाद आएगा। जो अंबर शब्द के बाद आएगा वह शब्द है व्यंजन से शुरू होने वाला कमल और कंगन, दोनों क वर्ण से शुरू होते हैं। पर यहाँ पर अनुस्वार वाले शब्द को आपको पहले लिखना है। तो शब्दकोश का क्रम है, वहाँ पर अनुस्वार वाले शब्द पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द हम लिखेंगे कंगन और दूसरा शब्द हम लिखेंगे कमल। अब याद कीजिए और वर्णमाला को और बोलिए यहाँ पर कौन कौन सा शब्द है जो क वर्ण के बाद आता है। हाँ, तो क वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है वर्णमाला में? हाँ, ज वर्ण। ज वर्ण यानी कि जल शब्द कमल के बाद आएगा, जल। अब याद कीजिए वर्णमाला को फिर से। हमने जब शब्दकोश का क्रम सीखा था तब आपको कुछ संयुक्ताक्षर के बारे में भी बताया था, याद है ना आपको? हाँ, तो यहाँ पर एक संयुक्ताक्षर वर्ण है। ये संयुक्ताक्षर शब्द है ज्ञान। ये जो ज्ञ शब्द है वह झ और यंग के संयुक्त होने से बनता है। तो यह शब्द संयुक्ताक्षर होते हुए यहाँ झ शब्द के बाद आएगा, यानी कि ज्ञान झ वर्ण के बाद ज्ञ वर्ण आता है, इसीलिए यहाँ जल के बाद ज्ञान शब्द आएगा। फिर से याद कीजिए वर्णमाला को, कौन सा शब्द आएगा? हाँ, त वर्ण। तो त वर्ण के दो शब्द हैं यहाँ पर, तीर और तोता। यहाँ पर ई की मात्रा है और यहाँ पर ओ की मात्रा है। तो पहले हम लिखेंगे ई की मात्रा और फिर आएगा ओ की मात्रा, यानी तोता शब्द। बराबर है? अब देखिए हमारे पास 3 शब्द बाकी हैं। तो अब क्या आएगा? प वर्ण, यानी कि पलाश। उसके बाद स वर्ण से शुरू होने वाले हमारे पास 2 शब्द हैं। तो यहाँ पर भी हम अनुस्वार वाला शब्द पहले लिखेंगे, यानी कि संजोग। संजोग शब्द है वह हम पहले लिखेंगे और साहस शब्द उसके बाद में। तो यहाँ पर आपको शब्दकोश के क्रम के जो जो नियम है वर्णमाला को लेकर वह सब आपने याद कर लिए। और अब आपको प्रश्न 2 के अंतर्गत यहाँ पर जो जो शब्द दिए गए हैं वह सब शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। तो वर्णमाला को और शब्दकोश के नियमों को आप याद करिए और यहाँ पर आपको यह सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखना है। ठीक है, तो यह आप पूर्ण कीजिए और यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वहाँ भी आप अन्य कई शब्दों को लिखिए और उसको शब्दकोश के क्रम में रखकर दोबारा लिखिए। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे पहले बताया ना कि आपको यहाँ पुनरावर्तन कार्य में सभी इकाई में आने वाली नई संकल्पनाओं को याद कर सभी अभ्यास कार्य को करना है। हाँ, याद कीजिए हमने संयुक्ताक्षर के बारे में सीखा था, याद है ना आप सबको? तो यहाँ पर ये सारे संयुक्ताक्षर शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर शब्द आपको पढ़ना है और उसको लिखना है। यहाँ पर कौन से वर्ण का संयुक्ताक्षर हुआ है? देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ, मेरे साथ आप बोलिएगा। हाँ, सिद्धार्थ, यानी कि यहाँ पर द और ध को संयुक्त होकर ध और द का संयुक्ताक्षर हुआ है। देखिए यहाँ पर जो शब्द है सिद्धार्थ, तो यहाँ पर द हलंत है और ध, तो हम बोलते हैं सिद्धार्थ। और इसी तरह दूसरे शब्द को देखिए, क और ख, यानी कि क और ख वर्ण का संयुक्त वर्ण बना है ख। देखा, सिर्फ आपको यह पढ़कर लिखना ही नहीं है,
और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से वर्ण को संयुक्त किया गया है। बच्चों, आगे की कक्षा में आपको ये भी सीखना होगा, तो अभी से आप इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर च और छ का जोड़ हुआ है, यानी कि च वर्ण और छ वर्ण को संयुक्त बनाकर यह शब्द बना है मच्छर। दूसरा शब्द देखिए, शुद्ध। द और ध को संयुक्त बनाकर शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो इसी तरह आपको सभी शब्दों, यानी कि जो भी यहाँ पर संयुक्ताक्षर शब्द दिए गए हैं, उस संयुक्ताक्षर शब्द को पढ़कर लिखना है। पर हाँ, याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण संयुक्त हुआ है। यहाँ पर शब्द पढ़िए, क्या है? अच्छा। तो यहाँ पर च और छ वर्ण का संयुक्त शब्द बना है अच्छा। और यहाँ पर ट और ठ के जोड़ से, यानी कि ट और ठ वर्ण संयुक्त होकर शब्द बना है चिट्ठी। यहाँ पर मक्खी, तो यहाँ पर क वर्ण और ख वर्ण संयुक्त होकर शब्द बना है मक्खी। चिन्ह, यहाँ पर ह वर्ण और न वर्ण को संयुक्त बनाकर चिन्ह शब्द बनाया गया है। और यहाँ पर ख वर्ण और य वर्ण का संयुक्त शब्द बना है ख्याति। और अंत में ट और ट वर्ण, यानी कि दोनों ही ट वर्ण को संयुक्त बनाकर मिट्टी शब्द बनाया है। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं और इसका वर्ण कौन सा संयुक्त हुआ है वो भी याद रखिए। तो बच्चों, पुनरावर्तन के अभ्यास 4 में आपको क्या लिखना है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, हमने इकाई 6 में इसका अभ्यास किया था, है ना, लिंग परिवर्तन। यहाँ पर आपको लिंग पहचान कर और समझकर यहाँ पर शब्द लिखना है। तो बच्चों, आपने पुनरावर्तन 2 के 3-4 अभ्यास कार्य देखे। पता चला ना कि सभी इकाइयों का पुनरावर्तन यहाँ पर है। तो आपने जो जो भी नई संकल्पना सीखी वो सब याद आ गई आपको। शब्दकोश का क्रम, संयुक्ताक्षर और लिंग पहचान और लिंग का परिवर्तन। तो अब आगे के अभ्यास पर, यानी कि अभ्यास 5 और 6 पर आपको जो इकाई 7 में हमने सीखा वचन परिवर्तन, हाँ, तो वचन परिवर्तन करना है। चलिए, आप मुझे बताइए, आपको कितना याद रहा वचन परिवर्तन? यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आपको यह चित्र देखकर यह चित्र एक वचन का है या बहुवचन का याद करना है। हाँ, फिर अपनी कॉपी में भी लिखना है। चित्र कौन सा है? पत्ता। और यहाँ पर एक और चित्र दिख रहा है आपको, तो पत्ता शब्द है, उसका वचन परिवर्तन करके आपको बताना है और अपनी कॉपी में लिखना है। बोलिए, पत्ता शब्द एक वचन का है, तो बहुवचन शब्द कौन सा होगा? पत्ते। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पहचाना। दूसरा चित्र देखिए, आपको मालूम है ना ये किसका चित्र है? अरे वाह, आपको तो मालूम है, गुब्बारा। तो गुब्बारा एक वचन का संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर आपको बहुवचन ढूंढना है। गुब्बारा शब्द का बहुवचन क्या होता है? याद कीजिए, गुब्बारे। बराबर है, गुब्बारा शब्द एक वचन का है और उसका बहुवचन शब्द है गुब्बारे। इसी तरह आपका जो पुनरावर्तन का 5वां प्रश्न है, उसमें एक और शब्द दिया गया है। देखिए, इसका चित्र है, हाँ, टोपी। और इसका बहुवचन आपको करना है, हाँ, टोपियाँ। क्या होता है इसका बहुवचन? टोपियाँ। और एक शब्द भी है, केला। कौन सा शब्द है ये? केला। और इसका बहुवचन शब्द क्या होगा? केले। यहाँ पर आपने वचन का पुनरावर्तन कर लिया अच्छे से। एक बात और मैंने आपको बताई थी। चलिए, अब इसके बाद वाला जो प्रश्न है ना, प्रश्न 6,
उसमें आपको ये देखना है। यहाँ पर मैं पहले थोड़े उदाहरण देती हूँ। देखिए, लड़के खेल रहे हैं। लड़के शब्द को आप देखिए, वह बहुवचन का संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वह देखिए, लड़के खेल रहे हैं। तो लड़के शब्द है बहुवचन का है, इसीलिए शब्द कौन सा आएगा? रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसमें रेखांकित शब्द है मैं। तो आपको पहचानना है कि मैं शब्द एक वचन का है और या बहुवचन का। देखिए, और एक वाक्य देखिए, हम पढ़ रहे हैं। तो रेखांकित शब्द है हम शब्द बहुवचन का शब्द है, तो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन का वाक्य है। देखिए, यह किताब है। तो यह शब्द एक वचन है, यह शब्द एक वचन है। और दूसरा वाक्य देखिए, ये बच्चे हैं। ये शब्द जो रेखांकित है वह बहुवचन दिखाता है, यानी कि यह एक वचन शब्द है और ये बहुवचन शब्द है। यहाँ पर आपको इसका भेद भी याद रखना है। और एक उदाहरण देखिए, वह आम खा रहा है। यहाँ पर वह शब्द क्या है? अब आपको पता है, अगर यह शब्द एक वचन का है तो वह शब्द भी एक वचन का है, तो उसके साथ क्रियादर्शक शब्द कौन सा आएगा? खा रहा है। और एक उदाहरण देखते हैं, चलिए। वे लड़के जा रहे हैं। उसमें वे शब्द है वह बहुवचन दिखाता है। देखिए, वे के साथ रहे हैं शब्द प्रयुक्त हुआ, उसी तरह वह के साथ रहा है शब्द प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पर आपको ये भी पुनरावर्तन करना है, ठीक है बच्चों? तो यह पुनरावर्तन के सभी 1 से 6 प्रश्नों का हमने यहाँ पर पूरा अभ्यास किया। यहाँ पर पुनरावर्तन के साथ साथ आपको 3 प्रकार की कसौटियाँ भी दी गई है, और वो है मौखिक कसौटी, एक क्रियात्मक कसौटी है और एक आपको लिखित कसौटी दी गई है। भाषा सज्जता अंतर्गत हमने जो जो भी नई संकल्पनाएं सीखी उसका यहाँ पर आपको याद करके सभी कसौटियों के उत्तर लिखने हैं। आपने पुनरावर्तन कार्य बहुत अच्छे से किया और आप घर पर भी ऐसे अच्छे से अभ्यास करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।